इजराइल पर हिजबुल्लाह कैसे आक्रामक हो गया, उसकी तस्वीर। आर पार की लड़ाई पर हिजबुल्लाह उतर आया है। हिजबुल्लाह इजराइल पर कैसे हावी हो रहा है, इसको लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक इजराइल जिस तरीके से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर वार कर रहा था, आज एक बड़ी खबर यह सामने आई है कि अब हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल को टारगेट कर रहा है। वहीं हिजबुल्लाह के हमले से कैसे इजराइल दहल उठा, उसकी एक और तस्वीर। 10 मिनट में 100 से ज्यादा रॉकेट दागे गए हैं। हिजबुल्लाह ने रिहायशी इलाकों को भी टारगेट किया। अब इजराइल के कर्मियल के पास तेज हमले को लेकर खबर है। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले से कैसे कर्मियल दहल गया, इस हमले के बाद कई जोरदार धमाके हुए। और अब आज की एक और सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि बड़ी खबर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के बाद ईरान के अगले टारगेट को लेकर है। बाब अल मंदेब बंद कर सकता है ईरान, दूसरा अहम समुद्री जलमार्ग बाब अल मंदेब। यमन जिबूती के बीच मौजूद बाब अल मंदेब और हुती के सहारे बाब अल बंद कर सकता है ईरान। और अगर ये चोक होता है तो किस तरीके से हालात और ज्यादा एस्केलेट होने के साथ साथ इंपैक्ट कर सकते हैं। अचल सर, इसी को लेकर आपसे सवाल करूंगी। उससे पहले स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के बाद ईरान का ये अगला टारगेट क्या हो सकता है। ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर पहले से नाकेबंदी कर रहा है, ऐसे में दूसरा समुद्री जलमार्ग बाब अल मंदेब आशंका है इस वैकल्पिक रास्ते को भी ईरान की तरफ से बंद किया जा सकता है, जिससे ऊर्जा व्यापार के दोनों समुद्री रास्तों पर संकट। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की अहमियत के बारे में तो बात हो ही रही है, पर अब आप बाब अल मंदेब इतना अहम क्यों है यह भी समझिए। यमन जिबूती के बीच का जलमार्ग बाब अल मंदेब, खाड़ी के तेल उत्पादक देशों का आखिरी समुद्री रास्ता, ईरान समर्थित प्रॉक्सी हुथी का बाब अल मंदेब में असर है और 20,000 से ज्यादा जहाज इस समुद्री रास्ते से गुजरते हैं। 6.2 मिलियन बैरल तेल रोज बाब अल के रास्ते ही जाता है। खाड़ी का तेल निर्यात कुछ ही हफ्तों में रुक सकता है। और अचल सर, ये एक चोक पॉइंट अगर बन गया तो जाहिर सी बात है ईरान का एक और प्रॉक्सी एग्रीवेट कर देगा सिचुएशन को, और वो है हुथी। बिल्कुल, देखिए, ईरान जो ये लड़ाई लड़ रहा है वो अपने दम पे तो लड़ ही रहा है, लेकिन जो उसके दो प्रॉक्सीज कम से कम हिजबुल्लाह और हुती, ये उसके इस लड़ाई में पूरा योगदान दे रहे हैं। हमास थोड़ा सा भी कमजोर या बैकफुट पे लग रहा है। तो ईरान की स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है कि जितने भी वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, जो उसकी एडवांटेज ईरान और डिसएडवांटेज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, वहाँ अपनी सुप्रीमेसी का इस्तेमाल करें, बिकॉज उसके लिए आज की तारीख में ये आर पार की लड़ाई है। जो हमने नहीं सोचा था कि नहीं होगा या कभी नहीं होगा या बहुत मुश्किल है होगा, वो हॉर्मुज एक एग्जाम्पल है कि नहीं ये बंद नहीं करेगा। जब कभी बात होती थी नहीं ईरान इसको चोक नहीं करेगा क्योंकि ये बहुत एक्सट्रीम स्टेप हो जाएगा, तो उसने करके दिखा। वो एक्सट्रीम स्टेप उसने इसलिए ले लिया कि उसके दुश्मनों ने इससे बड़ा एक्सट्रीम स्टेप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो सकता है कि आप आयतुल्लाह ख़ोमेनी और उसके टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट कर देते हैं और फिर आप स्कूल गर्ल्स को टारगेट करते हैं, वहाँ पे स्कूल के बच्चों को मार देते हैं और कहते हैं कि शायद ये कहीं मिस्टेक हुए। बहरहाल एक्सट्रीम्स दोनों तरफ से हो चुके हैं। अब सवाल ये है कि कब तक दोनों अपनी पूरी ताकतों का ये करते रहेंगे, और ये डेफिनेटली रीजनल वॉर तो रही नहीं है। ये जो इस रीजन से खाली कहेंगे एक रीजनल इशू है। वेस्ट एशिया की इंस्टेबिलिटी ने पूरे विश्व पे इसका असर डाला है। इंस्टेबिलिटी इस तरीके से और ज्यादा बढ़ रही है, उसी को लेकर कुछ तस्वीरें दिखाऊंगी और उसके बाद आपसे सवाल करूंगी। टॉप लीडरशिप का खात्मा तो हो चुका है, लेकिन अब जो लीडरशिप है क्या वो और ज्यादा इंटैक्ट नहीं है? क्या वो और ज्यादा एग्रेसिव होकर हमले नहीं कर रही?